करना। एक मुझे खतरनाक एडिक्शन लग गया था मूवी देखने का, ठीक है। एक एक मूवी मैं 10, ठीक है। उसके अलावा मैं प्लान्स तो बहुत बनाता था, ठीक है, बहुत प्लान्स बनाता था। 100 दिन बचे हुए हैं, इतने घंटे पढ़ लेंगे, ये मैंने बताया कि जब ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की तो क्या हुआ, फिर मैं सेलेक्ट हो गया, मेरी अच्छी रैंक आ गई, ठीक है, 25। देखिए, हर एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होना चाहता है। जब हम 11वीं 12वीं में होते हैं तो हमारे लिए सक्सेसफुल होने का मतलब होता है किसी टॉप के आईटी में एंटर करना। बट जाहिर सी बात है कि हम में से बहुत सारे लोग आईटीज़ में नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्टेट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। बट जब हम प्राइवेट कॉलेज या स्टेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं तो हम सोचते हैं चलो भाई 11वीं 12वीं में जो गलती हुई सो हुई, अब इंजीनियरिंग के बाद जितने भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स होंगे उनको हम लाइन से क्लियर करेंगे, सबको फोड़ेंगे। बट जैसे जैसे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के दिन खत्म होते जाते हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में एंटर करते जाते हैं, धीरे धीरे आपका ये सपना भी चकनाचूर हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके काफ़ी डाउन हो जाता है। कभी आपने सोचने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल पैटर्न है, कौन सा ऐसा बिहेवियर है, आपकी कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर करने से रोक रही हैं? आई थिंक आप सभी वो हैबिट्स जानना चाहोगे। तो आज के इस सेशन में मैं आपको एक ऐसी हैबिट, एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे ना सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर बन जाओगे, ना सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रैंक लेके आओगे, बल्कि टॉप की रैंक हासिल कर सकते हो। तो आई थिंक ये सेशन हमें स्टार्ट करना चाहिए। और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी हैविंग अ प्रैक्टिकल मेथड टू अप्रोच एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी मेरी कहानी नहीं है, थोड़ी देर में आपको एहसास होगा सर ये तो आपने हमारी कहानी सुना दी। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जब मुझे देखते होगे तो आपको लगता होगा कि सर आप तो ईएससी ऑफिसर हो, आप तो अपने ज़माने में पढ़ने में बहुत तोड़ू रहे होगे, रिसोर्सेज आपके पास मिल गए होंगे, बैकग्राउंड आपका अच्छा होगा, किस्मत आपकी बहुत अच्छी रही होगी। बट भाई ऐसा नहीं है। मैं भी आप में से ज़्यादातर लोगों की तरह स्मॉल टाउन से हूँ, यूपी बोर्ड से मैंने अपना 12th तक का एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं आईटी जेई की तैयारी करने गया, वहाँ पे बुरी तरीके से मैं फेल हो गया। AIEEE में मेरी कोई रैंक नहीं आई, यूपीटी में मैं ठीक ठाक रैंक लेके आया, जिसकी वजह से मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पहुँच गया, जेएसएस नोएडा में। प्राइवेट कॉलेज में भी जब मैं एंटर कर रहा था तो आप लोगों की तरह मेरा भी सपना था कि सारे एग्जामिनेशन लाइन से क्लियर करूँगा। बट फाइनल ईयर तक आते आते इस बात पे सेटल हो गया मैं कि भाई जो कंपनी कॉलेज में आ रही है उसी में प्लेस्ड हो जाता हूँ। तो मेरे कॉलेज में इन्फोसिस आती थी, इन्फोसिस मुझे लेके चली गई, मैं इन्फोसिस में पहुँच गया। इन्फोसिस में पहले महीने की जो सैलरी मुझे मिली 13,000 रुपये मिली। वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, कुछ और ज़िंदगी में करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ हासिल करनी पड़ेगी जिसके ऊपर मैं खुद प्राउड फील कर पाऊँ। दुनिया करे ना करे वो अलग की बात है, मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि यार ज़िंदगी में मैंने कुछ हासिल किया। तो मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन कौन सा होता है, पता चला इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है। मेरे दिमाग में डर ये था कि जब मैं 11वीं 12वीं में आईआईटी जैसा एक टफ एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल का क्लियर नहीं कर पाया तो मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज कैसे क्लियर कर पाऊंगा। तो वहाँ पर मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर क्लियर करना है ना तो उसके पीछे कोई ना कोई साइंस ज़रूर होगी। साइंस का मतलब होता है कोई ना कोई मेथड ज़रूर होगा जिसको कि अगर मैं सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँ तो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल सकता है। तो मुझे जो एक प्रैक्टिकल मेथड समझ में आया वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब वीडियो के इस पार्ट से आगे का जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अभी गेट की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या दुनिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप 12वीं पास करके यहाँ तक पहुँचोगे। और आप में से ज़्यादातर लोग 12वीं में वो डिजायर्ड सक्सेस अचीव नहीं कर पाओगे जो आप चाहते होगे। आप में से ज़्यादातर लोग शायद ये सोचते होगे कि सर मैं बेहतर कॉलेज में हो सकता था अगर मैंने 12वीं में ये कर लिया होता है। तो लाइफ चेंजिंग हैबिट जो आज इस सेशन के इमीडिएटली बाद आपको फॉलो करनी है वो ये है कि आपको ना एक A4 शीट लेनी है और उस A4 शीट को 2 हिस्सों में बांट लेना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे ऐसा ही किया था। इनफैक्ट वो A4 शीट आज भी मेरे पास प्रेजेंट थी। मैंने पहले सोचा उसी का स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, बट वो बहुत बहुत पुरानी शीट थी, बिल्कुल भी विजिबिलिटी उसकी क्लियर नहीं थी। तो उसके अंदर जो जो चीज़ें मैंने लिखी थी ना वो मैंने यहाँ पे खुद से लिख दी यहाँ पे, सो दैट आप समझ पाओ कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया। जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि चलो इन्फोसिस छोड़ना है, तो इन्फोसिस छोड़ने से पहले मैंने एक ना A4 शीट लेके उसमें ये 2 कॉलम्स बनाए। एक तरफ मैंने लिखा 12th IIT JEE मिस्टेक्स, मतलब जब मैं 12वीं में था IIT JEE की तैयारी के दौरान मैंने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की थी। तो पहले गलतियों पे एक बार जल्दी से नज़र डालते हैं क्या क्या गलतियां मैंने की थी वहाँ पे। मैं अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं था, इनकंसिस्टेंट था खतरनाक तरीके से। सेल्फ डिसिप्लिन था ही नहीं, मतलब कि कोचिंग कभी चले भी गए तो कोचिंग से आए तो पढ़ ही नहीं रहे, मतलब कि अंदर से कोई डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि पापा मम्मी तो बोलने वाले नहीं है कि भाई सुबह उठ के पढ़ो, शाम को पढ़ो, ये पढ़ो, कोई है ही नहीं अपने आसपास, बिल्कुल फ्री है, तो कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन था नहीं। बहुत सारे यार दोस्त बन गए थे जैसे आपके होंगे, उनके साथ घूमना फिरना मौज मस्ती करना। एक मुझे खतरनाक एडिक्शन लग गया था मूवी देखने का, ठीक है। एक एक मूवी मैं 10-10 बार देखता था। आपको लग रहा होगा सर आप ज़्यादा बोल रहे हो, नहीं भाई मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रंग दे बसंती एक मूवी आई थी जिसको मैंने 12 बार देखा था, ठीक है। उसके अलावा मैं प्लान्स तो बहुत बनाता था, ठीक है, बहुत
प्लान्स बनाता था, 100 दिन बचे हुए हैं, इतने घंटे पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। प्लानिंग तो होती थी, एग्जीक्यूशन लेवल पे बिल्कुल जीरो था मैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता था, किसी को देख लिया कि भाई वो तो मुझसे अच्छा है, दूसरों से खुद को कंपेयर किया, उसकी रैंक मुझसे अच्छी आने लगी तो मैं डिमोटिवेट, भाई मेरे बस की बात नहीं। एग्जाम सेंट्रिक नहीं पढ़ता था, कभी कभी मन हुआ पढ़ने का कि चलो चेयर टेबल लेके बैठते हैं, तो जबरदस्ती पीएचडी करने लग गए, घुस गए कॉन्सेप्ट के अंदर तक, उसकी कोई नीड नहीं, एग्जाम में वो सवाल पूछ ही नहीं रहा है, तो मैं वो देख ही नहीं रहा हूँ एग्जाम में क्या पूछ रहा है, मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लगाऊँ कि भाई मुझे एकदम पूरी अच्छी तरीके से मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि चलती ट्रेन से बंदा कूद के दूसरे में कैसे जा रहा है, क्या उसकी साइकोलॉजी होगी, क्या वो सोच रहा होगा, उसमें घुस जाता था। डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता था मैं, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होने का मतलब किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट, है ना। अब जब अपनी वो एज होती है तो हमें ऑपोजिट सेक्स के प्रति भी अट्रैक्शन हो जाता है, तो कभी कभी उस चीज़ को लेके भी डिस्ट्रैक्शन मेरे दिमाग में आ जाता था। कभी कभी फ्यूचर के फेलियर को लेके कि यार फ्यूचर में क्या होगा, आईआईटी जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, उसको सोच के डिस्ट्रैक्ट हो गया। कभी पास्ट का सोच के कि यार इससे अच्छा तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता है, ऐसे हज़ार डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने आते थे। और उस टाइम पे इंटरनेट भी आ गया था, तो कैफ़े में जाके इंटरनेट वगैरह का भी जाना, और इंटरनेट का एडिक्शन वहाँ पे जाके देखना, गेम खेलना, ठीक है, गेमिंग पार्लर में जाना, तो इन सब चीज़ों का भी एडिक्शन लग गया था। तो मैंने अपनी शीट पे ना ये सारी चीज़ें लिखी ईमानदारी से, क्योंकि देखिए 12वीं की तैयारी के दौरान क्या क्या गलती की थी ना, वो मुझसे बेहतर मेरी गलतियों के बारे में तो कोई और नहीं जान सकता ना, आपसे बेहतर आपकी गलतियों के बारे में तो कोई और नहीं जान सकता, इससे आप भी एग्री करते हो। तो मैंने ये पूरा का पूरा बनाया। मैंने कहा भाई अगर मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है तो मुझे आज कसम खानी पड़ेगी कि 12वीं के दौरान मैंने जो जो गलतियां की है वो रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सेम सेट ऑफ मिस्टेक्स को अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान रिपीट किया तो जाहिर सी बात है कि मेरा रिजल्ट वही होगा जो मेरा 12th में था, यानी कि फेलियर। तो ये चीज़ मैंने कसम खाई। अब उसके बाद देखिए मैंने अपनी शीट पे क्या क्या लिखा था, मैं किसी दिन आपको वो एक्चुअल शीट भी दिखाऊंगा, वो यहाँ पे उतनी विजिबल नहीं थी तो मैंने दिखाई नहीं। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि भाई कंसिस्टेंट रहूंगा, ठीक है। अगर सपोज मैंने 1 मार्च से तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो जिस भी दिन मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले तक एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। एक भी दिन मैं रिग्रेट के साथ नहीं जीऊंगा, पूरा फुल एफर्ट 110% शॉट अपना दूंगा कि भले ही मेरा एग्जाम में सिलेक्शन ना हो, बट मुझे अपनी जर्नी पे हमेशा प्राउड हो कि यार मैंने अपनी जर्नी में ना 1% भी काम चोरी नहीं की, 1% भी मैंने अपनी जर्नी में किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जर्नी मेरी बहुत शानदार थी, मैच हार के कोई मतलब नहीं। बट हमेशा याद रखिएगा अगर जर्नी आपकी शानदार होगी तो 10 में से 9 बार आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कसम खाई। एक और चीज़, धीरे धीरे मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। 100 लोग अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग डे 1 से डे लास्ट तक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं, तो 98% लोग तो वैसे ही मेरे कंपटीशन नहीं रह गए अगर मैं डे 1 से लास्ट तक कंसिस्टेंट रहा। तो ये चीज़ मैंने फिगर आउट करी और मैंने कसम खाई, ठीक है, कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा फॉर श्योर। सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने अब बोला कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन मैं लाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मैं अकेले रहूंगा तो मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो उसके लिए मैंने लाइब्रेरी और अपने 2-3 दोस्तों का ग्रुप बनाया। तो जब मैं 2-3 दोस्तों के साथ पढ़ने लगा जो मेरे साथ सीरियस एस्पिरेंट्स थे, तो ऑलरेडी मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होने लगा, क्योंकि जब मैं उनको पढ़ता हुआ देखता था तो मैं भी खुद भी बैठ के पढ़ता था, बहुत कम चांसेस होते थे कि मैं कुछ और चीज़ उनके साथ करूंगा। उसके अलावा दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कई बार क्या होता है कि हम स्केप ढूंढ लेते हैं, पढ़ने बैठते हैं, कोई दोस्त आ गया चल भाई घूमने चलते हैं, मूवी देख के आते हैं, चौराहे पर टहल के आते हैं, तो हम कॉपी किताब बंद करके निकल जाते हैं। उस चीज़ को मैंने रिप्लेस किया डेडलाइन से। मैंने हर एक चीज़ की डेडलाइन डिसाइड की। सपोज अगर मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहा हूँ और उसके डेडलाइन है कि 15 मार्च तक वो खत्म होना चाहिए, तो मुझे ये पता था कि जब तक मेरा 15 मार्च तक डेडलाइन कंप्लीट नहीं होगा मैं किसी तरीके के प्लेजर्स को एंजॉय नहीं करूंगा, चाहे वो प्लेजर कैसा भी हो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो, मूवी देखने जाना हो, कुछ भी करना हो, मैं वो चीज़ नहीं करूंगा फॉर श्योर। तो जब मेरी डेडलाइन कंप्लीट हो जाती थी तब मैं वहाँ पर डिसाइड करता था कि क्या अब मैं इस बचे हुए टाइम को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा एंजॉय कर सकता हूँ। बट अगेन जो आप डेडलाइन बेस्ड अपनी प्रिपरेशन को रखते हो ना, तो आप खुद ही देखोगे कि आपके अंदर ना ये जो पेटी प्लेजर्स होते हैं घूमने फिरने का, ये जो एक स्केप हमको मिल जाता है, ये आपके अंदर से खुद ही खत्म हो जाएगा। एक डेडलाइन खत्म होगी आप इमीडिएटली नेक्स्ट डेडलाइन सेट कर लोगे। उसके अलावा मुझे मूवी देखने का बहुत एडिक्शन था, बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन था। आपको हो सकता है कोई डिफरेंट डिफरेंट एडिक्शन हो, ठीक है। तो अब अपने एडिक्शन को ना ऑब्सेशन से रिप्लेस करो। आपका जो गोल है ना उस गोल की ग्रेविटी को समझो कि भाई जिस दिन मैं बन गया एएससी ऑफिसर, उस दिन आप सोचो कि आपके माता पिता की आंखों में ना आपके लिए एक ऐसा सेंस ऑफ प्राउड होगा ना जो कि आप उनको किसी और चीज़ से नहीं दे सकते हो इस स्टेज ऑफ लाइफ में। आप उनको करोड़ों रुपए तो नहीं दे सकते हो कहीं से लाके, बट जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करते हो ना, तो आपके पिताजी कहीं पे भी गली मोहल्ले चौराहे में खड़े होकर चौड़े होकर बोल सकते हैं कि भाई ये मेरा बेटा और ये ईएससी ऑफिसर बन गया, या इसके गेट में इतनी रैंक आ गई, या ये इस पीएसयू में चला गया। तो उनको लाइफ की ये खुशी देने के लिए ना ये छोटे मोटे एडिक्शंस छूट जाएंगे अगर उस चीज़ को आपने अंदर तक फील कर लिया कि यार गोल का ये ऑब्सेशन है। जिस दिन मैं
गेट में टॉप की रैंक लेके आ गया या मैं पीएसयू में जॉब करने लग गया, तो उस दिन आपके माता पिता का एक जो मेंटल लेवल पे हैप्पीनेस होगा ना, उस चीज़ की भाई तुलना किसी भी एडिक्शन से नहीं की जा सकती। एक मज़ा आ रहा है एडिक्शन में, एक मज़ा आ रहा है कि जो आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करेगी, ये चीज़ हमेशा हायर ही रहेगी, आपका कितना भी बड़ा ये एडिक्शन क्यों ना हो। तो उस चीज़ को फील करो, अंदर तक वो समा जाना चाहिए, तब एडिक्शन छूटते नहीं। तो फिर 2 दिन तक आप रहोगे मोटिवेटेड, फिर तीसरे दिन वापस से उसको शुरू कर दोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, गोल को ऑब्सेशन इसलिए बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो गोल आपको एक मौका देती है आपकी पूरी की पूरी जनरेशन को चेंज करने की। हो सकता है आप में से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। जिस दिन आपने एक अच्छी रैंक हासिल की, आप 30 लाख 40 लाख के पैकेजेस में पहुंचोगे, जब आप आईटीज में एंटर करोगे, एमटेक करोगे वहां से, तो आपके पास ऊपर जो ये मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का टैग लगा हुआ था ना, इसको आप सीधा अपर मिडिल क्लास पे लेके जा सकते हो। तो ये जिम्मेदारी आपको खुद निभानी है अपनी मेहनत से, ठीक है। इस तरीके से एक स्टोरी बना के अपने ऑब्सेशन क्रिएट करो, ठीक है। अंदर तक उसको फील करो कि यार ये चीज़ करना है तो करना है। उसके अलावा 5वीं चीज़, प्लान में बनाता था बट एग्जीक्यूशन करता नहीं था, ठीक है। इसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि भाई अगर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, नौकरी छोड़ के बेरोजगार बनने की कोई फिराक में हूँ, तो भाई अगर मैंने प्लान बनाया तो पहली चीज़ तो प्लान रियलिस्टिक होना चाहिए। प्लान ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हवा बनाया, एक दिन में 100 घंटे पढ़ लूँगा, नहीं पढ़ पाओगे भाई। 6 घंटे का ये प्लान बनाओ, रियलिस्टिक प्लान बनाओ जो आपका बॉडी आपका माइंड आपको सपोर्ट करे, और रिलीजियसली उसको एग्जीक्यूट करना है कंसिस्टेंटली, डे इन डे आउट, ठीक है। उसके अलावा डीमोटिवेट में बहुत जल्दी हो जाता था। बाद में मुझे पता चला कि भाई मोटिवेशन जो होता है ना, एक्चुअली बहुत ओवररेटेड होता है। मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं। जो काम आपने चुन लिया उस काम को आपको करना ही करना है। आप उस दिन मोटिवेटेड हो, डिमोटिवेटेड हो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ये मेरे दिमाग में धीरे धीरे आया। फिर मैं दूसरों से खुद को कंपेयर करता था, उस चीज़ को मैंने रिप्लेस किया कि भाई दूसरों से कंपेयर नहीं करना, मैं बेस्ट हूँ, ठीक है। मेरे तो आसपास कोई है ही नहीं। बट ये स्टेटमेंट बोलने के लिए ना, यू शुड ऑलवेज बैक योर स्टेटमेंट बाय हार्ड वर्क। जब भी आप बोल रहे हो आई एम द बेस्ट और आप सो रहे हो सुबह से शाम तक, कुछ काम धाम नहीं कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। आप एक्सेप्शनल हार्ड वर्क करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, और अपने दिलो दिमाग में हमेशा रखो भाई मैं बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा तो इस दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने की जो शुरुआत होती है वो आई एम द बेस्ट से होती है, बट दिस स्टेटमेंट शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय एक्सेप्शनल हार्ड वर्क, ठीक है। उसके अलावा एग्जाम सेंट्रिक होकर मैं नहीं पढ़ता था, ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी। आप में से बहुत सारे लोग टॉपिक्स उठा के पीएचडी करने लग जाते हो, नहीं। आप जो टॉपिक टीचर आपको पढ़ा रहा है वो पढ़ो, सवाल लगाने लग जाओ तुरंत। देखो सवाल में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसके बेसिस पे तैयारी करो। एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वही पढ़ना। हमको 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट पढ़ने, हमको एक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी, आराम से एमटेक में करना। एमटेक के बाद पीएचडी का ऑप्शन आपको मिलेगा। एग्जाम सेंट्रिक होकर पढ़िए। उसके अलावा डिस्ट्रैक्ट जो लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिटैच अपने आप को करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं सर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ किसी भी ऑपोजिट सेक्स को देख के, तो आपको ना अपना अपीयरेंस चेंज करना पड़ेगा। 0 साइज के बाल कटवा लो, आप अपना अपीयरेंस ही ऐसा रखो कि आपको ही कोई ना देखे। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये आसपास जो भी मेरे डिस्ट्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ही मोमेंटरली हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर मैंने इनको समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो ये डिस्ट्रैक्शंस ना मेरे थॉट में एंटर करके मुझे हर एक चीज़ के लिए इनकैपेबल बना देंगे। हर समय आप उसी चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे बार 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 बार। तो एक सही टाइम पे, एक मोमेंट पे रहते उसको डिटैच कर दो। आपके दिमाग में थॉट आया, इमीडिएटली उसको कट ऑफ कर दो। जैसे आपका दिमाग आपको सिग्नल दे भाई ये डिस्ट्रैक्शन है, उसको कट ऑफ करो, डिटैच करो उसको फटाफट अपने आप को डिस्ट्रैक्शन वाले थॉट से, और वापस से फोकस करो कि आपका गोल क्या है, ऑब्सेशन क्या है, क्या आप देना चाहते हो, कौन सी खुशी अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो। वो ऑब्सेशन आपके दिमाग में हमेशा हावी होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। अगर आपको, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना मजाक बात नहीं है, ठीक है, वही निकाल पाता है इसके अंदर पागलपन होता है। उसके अलावा मुझे पर्सनली इंटरनेट एडिक्शन था, अगर आपको भी है तो मुझे इसका तो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आया। तो मैंने क्या किया, इसको कट ऑफ कर दिया। मेरे पास सोशल मीडिया वाला फ़ोन था, फ़ोन होता है तो उसमें 50 तरीके की वेबसाइट्स खुलती हैं, यूट्यूब खुलता है, ये खुलता है वो खुलता है। तो मैंने भाई वो फ़ोन ही हटा दिया था। मुझे अभी भी याद है, मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का फॉर्म अपना कैफ़े पे जाके भरा हुआ था। मेरे पास एक बस ऐसा फ़ोन था कीपैड वाला जिससे मैं कॉलिंग कर सकता था। तो मुझे खुद इसका कोई ज़रिया नज़र नहीं आया कि मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँ, तो मैंने हटा दिया। तो याद रखिए, वो हैबिट्स जो आप कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो उनको आप लोग डिटैच कर दो अपनी लाइफ से, कट ऑफ कर दो, और कोई उसका दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे थे, आपको ये कॉपी नहीं कर लेना है। आप बैठो ए4 शीट लेके, ठीक है, टाइम दो उस पे, और देखो आपने 12वीं में क्या क्या गलती की थी, आराम से 10 गलती, 12 गलती, 15 गलती, 20 गलती, जितनी गलतियां आपसे हुई ना, सारी गलतियों को आराम से डॉक्यूमेंट करो।
और कसम खाओ कि वो दोबारा नहीं करोगे। तो आप बोलोगे सर आपने कसम खा लिया तो क्या इंप्रूव हो गई थी? ऐसा नहीं है भाई। हर रात सोने से पहले मैं ये शीट निकालता था और उसमें सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता था कि कहाँ पे, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है सारी हैबिट तो ठीक चल रही है, बट ये मूवी देखने का जो एडिक्शन था ना ये अभी भी हावी हो रहा है, तो इसको मैं दोबारा से रीचेक करता था कि अगले दिन इसको इंप्रूव करना है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि यार प्लान तो बन रहा है बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसको रियलिस्टिकली वापस से चेक करता था। तो आपको डेली रात में सोने से पहले, क्योंकि पूरा दिन आप बिता चुके हो, सोने से पहले एक बार चेक करो कि क्या ये जो इंप्रूवमेंट वाला मार्क था इस पे सब पे टिक है कि नहीं। सब पे टिक होना चाहिए भाई, एक पे भी अगर क्रॉस है तो समझ लो कि आपका रिजल्ट वही हो सकता है जो 12वीं में था। तो सब पे टिक होना चाहिए। डेली बेसिस पे आप अपने आप को सेल्फ वैल्यूएट करो। सेल्फ क्रिटिकल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम में से कोई भगवान नहीं है, हम में से कोई देवता नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां है। तो वी हैव टू बी सेल्फ क्रिटिकल और आइडेंटिफाई करो भाई साहब कि इन मिस्टेक्स को आप कैसे इंप्रूव करते हो। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यार एक्सेप्शनल रिजल्ट हासिल करना है। हमको हज़ार लोगों लाखों लोगों के बीच में 50वीं रैंक, 100वीं रैंक, 150वीं रैंक लानी है, तो वो एटीट्यूड हमारे अंदर डे वन से होना चाहिए, तब वो रैंक हमको मिल सकती है कम टाइम में। ज़्यादा टाइम अगर आप दोगे किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप ना अननेसेसरली अपने सक्सेस को डिले कर रहे हो। जो चीज़ 6 महीने में की जा सकती है हम उसको 10 महीने में क्यों करेंगे, जबकि हमें अंदर से पता है यार 6 महीने में हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये बनाइए। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ऐसी कौन सी हैबिट थी जिसने आपको इतना सक्सेसफुल बना दिया, यही मेरी हैबिट थी, सेल्फ क्रिटिकलनेस। आपको जो जो भी मिस्टेक्स जहाँ जहाँ पर भी फेलियर हासिल हुई, अभी आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा फेलियर 12th लेवल पे आपको मिला हुआ है। अब उसका इंप्रूवमेंट अगर आप करोगे डेली बेसिस पर, तो आप ही में से बहुत सारे लोग नेक्स्ट ईयर इंटरव्यू में आओगे और यहाँ पर मुझे बोलोगे कि सर आपका वो सेशन हमने देख के ऐसी एक शीट बनाई थी जिसकी वजह से हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में फोड़ दिया, गेट में, अदर एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये ज़रूर आप लोग करिए, समझे। उसके अलावा मुझे ना इन 3 कोट्स ने मेरी लाइफ में बहुत हेल्प किया, बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया इन 3 कोट्स ने। सबसे पहला कोट, ये तीनों आपके टेबल पर, आपके वॉलपेपर पर कहीं ना कहीं ज़रूर होने चाहिए, जो आपको बार बार रिमाइंड करता रहे। सबसे पहला कोट है, योर माइंड शुड नॉट क्विट बिफोर योर बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब है कि सपोज रात में 11 बज गए, ठीक है, आपका माइंड आपको बोल रहा है कि भाई क्विट कर दो। माइंड क्या बोल रहा है? क्विट कर दो, चिल मारो यार, कोई वेब सीरीज देख लो, मूवी देख लो, कितना पढ़ोगे। माइंड आपको बोलेगा ये चीज़ बार बार। बॉडी से आपने पूछा कि भाई तुम्हारे हाथ में जान है, लिख सकते हो क्या पेपर पे, रफ कॉपी पे? बॉडी बोल रहा है मैं तो लिख सकता हूँ, मेरे अंदर तो ताकत है। दिमाग आपको बोल रहा है छोड़ दो। अगर आपने दिमाग की बात सुन ली तो पहला रेड फ्लैग है कि आप अनसक्सेसफुल टेरिटरी में एंटर कर रहे हो। हमेशा याद रखिए, माइंड आपको हमेशा प्लेजर की तरफ ढकेलेगा, हमेशा बोलेगा भाई मजे करिए, क्या कर रहा है। बट अपनी बॉडी से पूछो भाई तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे हाथ में जान है तो पढ़ो। तो आपका जो माइंड है ना, वो बॉडी से पहले क्विट नहीं करना चाहिए। जब तक शरीर में जान है, जब तक आपके अंदर पेन उठाने की ताकत है, तब तक यार पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो, दिमाग आपको कुछ भी बोलता रहे। तो माइंड को क्विट मत करने देना। योर माइंड शुड नॉट क्विट बिफोर योर बॉडी। बॉडी जब बोल दे कि यार अब ताकत नहीं, अब आंख नहीं खुल रही, अब पेन नहीं उठाया जा रहा है, तब आप क्विट कर सकते हो, तो आप सो सकते हो, तो आप कोई और दूसरा काम कर सकते हो। समझे मेरी बात को? पॉइंट नंबर 2, तैयारी के दौरान बहुत बार आप लोगों को, जैसे मैंने बोला ना, डीमोटिवेशन, ये वो नेगेटिव थॉट्स ये सब आते हैं, डिप्रेशन जैसे बड़े बड़े वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं कभी कभी। तो उसके लिए जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग थॉट लगता है, सिर्फ तैयारी के दौरान नहीं, पूरी ज़िंदगी के दौरान कभी भी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी ऐसा फील हो, तो आपने ये याद रखना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ठीक है, हमेशा याद रखिए 99% लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, और जो चीज़ें उनके कंट्रोल में है वो कंट्रोल ही नहीं करना चाहते। जैसे एज ए स्टूडेंट आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपना डेली शेड्यूल, अपनी मेहनत, अपना डिसिप्लिन, अपनी पढ़ाई लिखाई, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज देना, ये देना वो देना, ये पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में। और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? गेट कैसा पेपर बनाएगा, कितने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, दिन में होगा पेपर कि रात में पेपर होगा, आईआईटी वाला जो पेपर बनाएगा उसमें कितने एमटीए हो जाएंगे, कितने नहीं हो जाएंगे, ये चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो हम फोकस इन चीज़ों पे करते हैं, जबकि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारे कंट्रोलेबल्स पर होना चाहिए। याद रखिए, अगर आपने कंट्रोलेबल्स को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है तो 100% आप समझिए रिजल्ट आपके फेवर में होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उनको इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल करो, इतना अच्छा एग्जीक्यूशन करो कि आपके आसपास भी कोई ना हो, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं उसको छोड़ दो। क्या टेंशन लेना भाई, जो चीज़ कंट्रोल में ही नहीं है उसको छोड़ दो। अब मैं पढ़ाता हूँ, अब लोग मुझे पसंद करेंगे पढ़ाते हुआ देखकर या नहीं पसंद करेंगे, इस चीज़ पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मैं अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ, अपने कंटेंट में बहुत मेहनत कर सकता हूँ, केसेस बना सकता हूँ, आप लोगों के लिए डीपीपीज अच्छी लग सकता हूँ, मेहनत में पूरी कर सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। अब कोई स्टूडेंट मेरे उन सारे एफर्ट्स को पसंद करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल मेरे कंट्रोल में है। तो मैं वो सोच के अपनी जर्नी को डिसाइड नहीं कर सकता। समझे मेरी बात को? पॉइंट नंबर 3,
सक्सेसफुल होने के लिए भाई जैसे मैंने बोला ना, मोटिवेशन ओवररेटेड, मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। अगर रात में शेड्यूल बन गया है तो अगले दिन वो फॉलो होना चाहिए। आप मोटिवेटेड हो या नहीं हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की कोई वीडियो देखकर मतलब लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड की वो मोटिवेशन होती है, दैट इज़ अ मोमेंटरली मोटिवेशन। वो कभी भी आपको बड़ा सक्सेस नहीं दिला सकती। सचिन तेंदुलकर भी रोज मैदान में जाने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते होंगे, बट वो डिसिप्लिन थे कि भाई जाना है मैदान में। विराट रोज प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहता होगा, बट ही इज़ वेरी वेरी डिसिप्लिन कि यार प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। ऑलराइट, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आप लोग याद रखिएगा, ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जब ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो की तो क्या हुआ, फिर मैं सेलेक्ट हो गया, मेरी अच्छी रैंक आ गई, ठीक है, 25th रैंक आ गई, ठीक है। ये देखो, जब आप कभी सेलेक्ट हो गए तो ऐसे आपकी शीट बनेगी। इस शीट में भाई अपना नाम देख के जो खुशी होती है, रोल नंबर देख के जो खुशी होती है, उस खुशी का किसी भी चीज़ से कोई मुकाबला नहीं। कोई आपको लाखों रुपए दे दे, करोड़ों रुपए दे दे, जो आप मेहनत करके कुछ हासिल करते हो और आपको लगता है कि यार मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, इसके लिए मैंने जी जान लगा दी, अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, प्लान किया बहुत अच्छे तरीके से, और जब उसका रिजल्ट आता है ना भाई, उसकी खुशी इररिप्लेसेबल है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने रिजल्ट देखा था, तो उस टाइम की खुशी को मतलब ना शब्दों में, ना किसी फॉर्मूले से, ना वापस से वैसी एक्टिंग करके रिप्लेस किया जा सकता। वो एक ऐसी चीज़ है जो वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है। उससे भी बड़ी चीज़, जब मेरे पापा को ये बात पता चली, मेरी फैमिली को ये बात पता चली, तो उनकी जो खुशी थी, उस चीज़ का भी बयान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। वो चीज़ आप जस्ट फील कर सकते हो कि जब आप सिलेक्ट होगे, आपका शीट में नाम दिखेगा, तो आपके घर वाले, आपके आसपास वाले लोग कैसा फील करेंगे, ठीक है। और उससे भी बड़ी चीज़, आपके रिश्तेदार कैसा फील करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का रीज़न हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के रिश्तेदार ताने देते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है उनका मुंह बंद कराने का, ठीक है। तो अब ये देखो, ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगता है यार, रैंक आ गई, बट इसके पीछे की जो जर्नी है ना, हमेशा जर्नी से आपको मोटिवेशन लेना चाहिए, रिजल्ट से मोटिवेशन नहीं लेना चाहिए। किसी की रैंक 1 आ गई, ठीक है, शिवम गर्ग की रैंक 1 आ गई, तो रैंक 1 अच्छी बात है, वो मोटिवेशन का रीज़न हो सकता है, बट उससे ज़्यादा आपको शिवम की जर्नी पे फोकस करना चाहिए कि उसने क्या जर्नी जी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। उससे अगर आप इंस्पायर हुए उस जर्नी से, तो भाई फिर आप भी लंबे समय तक वो कहानी आपके लिए हेल्प करेगी, आपकी जर्नी में वो एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रखेगी, ठीक है। फिर मैंने टीचर बनने का सोचा। अब मेरी इसी हैबिट ने कि मतलब बेस्ट रहना है, हार्ड वर्क करना है, और अपनी गलतियों से सीखते रहना, सेल्फ क्रिटिकल रहना है, सेल्फ वैल्यूएशन करते रहना है। तो मैं, पहले तो मुझे कोई नहीं जानता था, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि 1 से लेके 4,000 तक जितने भी बच्चों की रैंक आई होगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बच्चा मुझे जानता होगा, शायद उसने मुझसे पढ़ा होगा, कोई मेरा सेशन देखा होगा, सॉल्यूशन देखा होगा, कुछ ना कुछ फॉर्म में बच्चा देखता है। और उससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी होती है कि आप में से जितने भी लोग एज ए स्टूडेंट, जितने भी लोग हो, सब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और मेरी बातों को, मेरी सलाह को एक जेन्युइन सलाह के तौर पर मानते हो। मैंने भी हमेशा यही कोशिश रखी है कि मेरे और आपके बीच में कोई फिल्टर ना हो, जो मेरे दिल में बात हो वो सीधा आप तक पहुँचे। और हमेशा मैंने कम्युनिकेशन स्टूडेंट और टीचर के बीच में रखने की कोशिश की है। मैंने कभी भी कॉन्ट्रोवर्सीज, ड्रामेबाजी और इन सब चीज़ों में मेरा खुद भी कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता आपकी लाइफ में, और ना ही मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता। तो मेरा हमेशा से मोटिव ये रहा हुआ है कि कोई भी सेशन हो, कोई भी बातचीत हो, वो आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना चाहिए। तो एज़ यूजुअल एन अकेडमी में एक लेजेंड कैटेगरी होती है, तो उसमें लेजेंड भी बन गया धीरे धीरे करके। अगेन बहुत मेहनत लगी, बहुत एफर्ट करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, कई बार गलतियाँ भी हुई, उसको इम्प्रूव किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट एक हैबिट जो मैंने आपको बताया ना, सेल्फ इवेल्युएशन, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शीट बना बना के अपनी गलतियों को कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो आपको ज़िंदगी में सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं, लाइफ में भी आपको सक्सेसफुल बनाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैं सोचता था एएससी ऑफिसर बन जाऊँ, बन गया। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो सपना ये होता था कि यार पता नहीं कोई बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। बट जब टीचिंग स्टार्ट की, धीरे धीरे करके बच्चे पढ़ने शुरू किए। फिर धीरे धीरे ये लगने लगा कि यार पता नहीं कभी कोई रैंक 1 हमसे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, या हमसे पढ़ के रैंक 1 लाएगा कि नहीं लाएगा। तो अब 1-2 सालों से ये सपना भी पूरा हो रहा है। अब शिवम को अगर आप देखोगे तो बहुत पहले से कनेक्टेड है। अब रैंक 1 अगर सामने से खुद मैसेज कर रहा है कि सर मेरी रैंक 1 आ गई, तो यार टीचर के लिए ना इससे बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता, इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। तो अगर आपने ये पूरी बातों को ध्यान से सुना होगा, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नजर आई होंगी। पॉइंट नंबर 1, आपने 12वीं में क्या मिस्टेक करी, उसका आपको कच्चा चिट्ठा बनाना, A4 शीट पर हर रात में उसको स्टडी करना है, सेल्फ क्रिटिकल होके उसके इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। पॉइंट नंबर 2, जो 3 कोट्स मैंने बताए, उन 3 कोट्स को सीरियसली अपने अंदर उतारना है, और लाइफ के जिस भी फेज पे आप रहोगे, इन तीनों में से कोई ना कोई कोट आपकी हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3,
ये मैसेज जो शिवम का है ना, ऐसे आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज मुझे नेक्स्ट ईयर आना चाहिए, और आपको बताना है मुझे कि सर मेरी गेट में अच्छी रैंक आ गई। और वो तभी आप बता पाओगे ना जब आपने साल भर मचाया होगा, साल भर आपने दुनिया जहां भुला के पागलपन ऑब्सेशन के साथ पढ़ाई करी होगी। तो आप लोग सभी लोग मुझसे वादा करो, कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि सर दिस ईयर विल बी माई ईयर, दिस ईयर आई विल बी सक्सेसफुल एट एनी पॉसिबल कॉस्ट। कुछ भी करना पड़े सर, कुछ भी करना पड़े, ठीक है, करेंगे, बट सक्सेसफुल होने के लिए अपना एफर्ट पूरा देंगे। अपनी जर्नी पे हम जरूर प्राउड फील करेंगे, रिजल्ट जैसा भी। और मैं बता रहा हूँ ना, जर्नी अगर आपकी शानदार रही, रिजल्ट आपके फेवर में होगा, ठीक है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हुए। उसके अलावा अब आप बोलोगे कि सर हम क्यों करें इतनी मेहनत, हम क्यों इतने सारे सेक्रीफाइस करें। भाई आप और मैं तो कुछ भी नहीं है। अगर आप विराट को देखोगे तो विराट तो पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रहा है ना। अब आप सोचो, विराट कोहली के दिमाग में भी कभी ना कभी ये थॉट आया जो मेरे दिमाग में आया, जो आपके दिमाग में सेल्फ डाउट आ रहा है। ये देखो क्या बोल रहे हैं, लिटरली आई सॉ माई सेल्फ एंड थॉट आई वॉज लुकिंग एट अनदर ह्यूमन बींग, देन आई टोल्ड माई सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट एट द हाइएस्ट लेवल, यानी कि आप जो टॉप लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना चाहते हो, दिस इज नॉट द वे आउट। कैजुअली नहीं निकलेगा, यू कैन मैनेज एवरीथिंग अबाउट माई डाइट ट्रेनिंग changed from the day next day onwards it became an obsession। देखो यही वर्ड मैंने भी आपके लिए यूज किया कि भाई ऑब्सेशन होना चाहिए, ठीक है, वर्ल्ड क्लास बनना है, एफर्ट आपका ना वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, तब आप वर्ल्ड क्लास बन पाओगे। बहुत सारी चीज़ें क्विट करनी पड़ेंगी, और ऐसा मैं और आप नहीं करें। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग, जितने भी लोगों को आप एडमायर करते हो, जितने भी लोगों को आप देख के इंस्पिरेशन सीख करते हो ना, उन सारे लोगों ने वही जर्नी चाहिए, ठीक है। तो आपको भी ना कैजुअल अप्रोच के साथ एक कैजुअल लाइफ नहीं जीनी, एक वर्ल्ड क्लास एफर्ट के साथ एक इंस्पिरेशनल जर्नी हम सभी लोगों को जीनी है, ठीक है, राइट। चलो, और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अभी जितने भी लोग अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो यार, अनअकैडमी की हिस्ट्री में, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, जब से अनअकैडमी स्टार्ट हुआ तब से अनअकैडमी पे ना 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल रहा है 11,999 में। कितने रुपए में? 11,999 में। मगर ये कब तक आपको मिलेगा? 14 अप्रैल तक। तो यार उससे पहले पहले आपको ये सब्सक्रिप्शन ले लेना, ये आपको मेक श्योर करना है। 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स ऑफर आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये मुझे भी नहीं पता कि ये ऑफर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस बात का हमेशा आप लोग ख्याल रखिएगा कि जो भी लोग गेट की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना, वो जल्दी स्टार्ट कर लो भाई, ठीक है। इंतजार में मत रहो कि हाँ कल करूंगा परसों करूंगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं गेट का एग्जाम दूंगा तो स्टार्ट कर दो। किसी और एग्जाम के लिए एफर्ट डाल रहे हो, उस एग्जाम के लिए स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो अब ये आपको मिलेगा कैसे? आपको मेक श्योर करना है कि आप ये कोड लगाकर अनअकैडमी प्लस पे एंट्री लीजिए। जब आप ये कोड लगा के अनअकैडमी प्लस पे एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सभी लोगों को ये ऑफर मिल जाएगा। वैसे जो आप लेने जाओगे तो हो सकता है आपको 27,999 यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, बट जैसे आप ये कोड लगाओगे ये प्राइस कम होकर 11,999 पे हो जाएगा। ये कोड नहीं लगाओगे तो आपको फिर ये प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। 2-3 बच्चों का मैसेज भी ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने कोड नहीं लगाया था, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। जैसे आप अनअकैडमी प्लस पे आओगे, सबसे पहली चीज़ याद रखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो भाई तो ईसी का भी मिल जाएगा, ईसी का ले रहे हो तो इलेक्ट्रिकल का भी मिल जाएगा। और आईएन वाले बच्चों के लिए भी बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ये मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। विद इन 1 वीक विल बी स्टार्टिंग बैचेस फॉर आईएन ऑल्सो, राइट, ओके। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप अनअकैडमी प्लस पे एंटर करते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये आरंभ बैच ही ज्वाइन करना है। आपका मन है, आप आरंभ बैच से पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आप किसी और बैच में ज्वाइन करना चाहते हो कर लो। आपको किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है कि सर मैं इसी टीचर से पढ़ना चाहता हूँ, तो आप उनकी प्रोफाइल में जाके उन टीचर से भी पढ़ सकते हो। यानी कि अनअकैडमी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप एडमिशन लोगे तो एक बैच मिलेगा और उस बैच में जितने भी टीचर्स होंगे आप सिर्फ उन्हीं टीचर से पढ़ सकते हो। मान लो उसमें से 4 टीचर से मेरी फ्रीक्वेंसी ही नहीं मैच हुई, मुझे समझ में नहीं आया, फिर तो मेरे बेकार हो गई तैयारी ना। अनअकैडमी में इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आप लेते हो, मान लो आपको कोई सब्जेक्ट किसी XYZ टीचर से समझ में नहीं आता, आप दूसरे टीचर का जाके पढ़ सकते हो। दिस इज़ वेरी नेचुरल, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। किसी से हमारी फ्रीक्वेंसी हो सकता है मैच ना हो, तो इट इज़ वेल एंड गुड, हमारे पास दूसरा ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल इसी का अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, एक सब्सक्रिप्शन ले लो। इससे आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में फ़ायदा होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपस में ओवरलैप्ड हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को कम्युनिकेशन भी पढ़ना पड़ता है, ईसी वालों को बेसिक इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी फिर आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। समझ गया ना मेरी बात को? तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज। और उसके साथ साथ जितना आज तक अनअकैडमी पर रिकॉर्डेड कंटेंट पढ़ा हुआ और जो लाइव आने वाला सब कुछ आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ना 1 ईयर, जो लोग 25 को टारगेट कर रहे हो वो 1 ईयर के लिए जाना, जो लोग 26 को टारगेट कर रहे हो भाई वो 2 ईयर के लिए जाना। 2 ईयर की अभी सब्सक्रिप्शन प्राइस 19,999 पे आप लोगों को मिल रही है। बाकी जो लोग आइकॉनिक लेना चाहते हैं,
आइकॉनिक आपको 17,999 में मिल जाएगा। 17,999 में आपको सारी किताबें भी मिल जाएंगी, ठीक है। सब बहुत सारी बुक्स की आपको हार्ड कॉपी दे दी जाएगी। उसके अलावा आपको एक लाइव मेंटोर भी मिल जाएगा, जिनके साथ जुड़ के आप पूरे साल तैयारी कर सकते हो। वो आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे फॉर श्योर। जब आप आइकॉनिक लोगे तो ये सारी किताबों की हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। ईडीसी हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एनालॉग सिग्नल्स, कंट्रोल सिस्टम हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल, ठीक है, एप्टीट्यूड, इन सारी किताबों की हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। सिमिलरली जो लोग आपके ईसी वाले बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रिकल वाले बैकग्राउंड से, उनके लिए भी ईएमएफटी हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, डिजिटल, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बट ये आइकॉनिक में मिलेंगे, इस बात का याद रखना। अब इसके अलावा सर मान लीजिए कि हम आ गए, तो हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? तो देखिए मेरा नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है, आदित्य कौल सर का सिग्नल स्टार्ट हो रहा है। मेरा नेटवर्क आप सुबह 6:30 बजे से मेरे साथ पढ़ सकते हो, सुबह सुबह निपटा देंगे, ठीक है, फ्रेश माइंड के साथ। और नेटवर्क के जस्ट बाद उसी सेम स्लॉट में मैं एनालॉग भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। तो नेटवर्क प्लस एनालॉग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जहाँ पे आप 20-25 नंबर ईजिली मार्क कर सकते हो। तो 2 बैचेस अभी आप लोगों के लिए लाइव है, ड्रॉपर्स टू टॉपर्स, जो लोग 1 ईयर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये ईसी और इलेक्ट्रिकल दोनों बच्चों के लिए। एक आरएम बैच जो लोग 26 को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि गेट 2026 को, ठीक है, उनके लिए ये आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज का सेशन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मुझे बताना। फाइनली जाते जाते एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं, मेक श्योर कि ये कोड आप लोग यूज़ करें, सो दैट आप मेरे साथ जुड़ के